नमस्कार, मैं छवि। मैं वर्षा। स्वागत करते हैं आप सभी का कलाकार की आवाज में, ब्रॉट यू बाय कलाकार द स्टेज। कहते हैं हर कलाकार के दो जन्म होते हैं, एक जब वो पैदा होते हैं और दूसरा जब वो अपनी आवाज को पहचान लेते हैं। आज कलाकार की आवाज पर हम मिल रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने इंजीनियरिंग की क्लासरूम में बैठकर शायरी के सपने देखे और लफ्जों के लिए वक्त निकाला। और फिर क्या था, एक दिन हिम्मत करके उन्होंने कहा अब सिर्फ जॉब नहीं करेंगे, अब अपनी पहचान भी बनाएंगे। मुंबई की भीड़ में खुद को ढूंढते हुए स्टार्टअप के फाउंडर, स्टार्टअप होस्ट, कैमरा के पीछे के राइटर और माइक के सामने के पोएट। आज हम बात करेंगे उनके सफर की, खामोशी की, स्टेज के डर की, उनके शब्दों की जो दिल में तो हमेशा थे, बस लोगों के दिल में घर कर गए। वेलकम इन कलाकार की आवाज, स्वप्निल मांडविकर। थैंक यू सो मच। और क्या शानदार इंट्रोडक्शन दिया यार आपने। अच्छा लगता है कभी कभी अपने बारे में भी ऐसा सुनना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कितना अच्छा लिखते हैं। जी जी जी। तो ऐसा था कि पहले कलाकार द स्टेज शुरू करने से पहले जी। मैं और छवि खुद हम भी ओपन माइक्स पे जाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हम शो होस्ट भी अच्छा कर सकते हैं। सो वी स्टार्टेड विद दिस इनिशिएटिव। नहीं बिल्कुल, इवन आई रिमेम्बर कि आई थिंक आज से 1-1.5 साल पुरानी बात होगी, एक ओपन माइक में ही मेरी आप लोगों से मुलाकात हुई थी एक बार किसी एक स्टेज पे। आई थिंक हम सबसे पहले इंटेल्स के ओपन माइक पे प्लेटफॉर्म पे मिले थे। तो हाँ। तब हम सभी एक पोएट थे, एक परफॉर्मर थे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आज आपका खुद का एक पॉडकास्ट है। वैसे मुझे एक चीज लग रहा है कि हम ना कुछ भी कोई भी शो करने जाते हैं, इंटेल्स का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये आशीष जी बड़े खुश हो रहे होंगे जी। कि उनके ओपन माइक का नाम आ जाता है। वैसे अच्छी बात है कि हमने इंटेल्स के साथ रिसेंटली दिल्ली में कोलैबोरेशन भी किया Amazing. है और उनके साथ हमारा ओपन माइक हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खैर इंटेल्स को छोड़ होपफुली के अगली बार आशीष से भी मुलाकात होगी। इंटेल्स को छोड़ के अब आते हैं जी। स्वप्निल जी पे, जो कि बहुत ही शानदार पोएट है। और रिसेंटली आई थिंक आपने खुद का भी ओपन माइक शुरू किया है। हमने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है जी। विच गोज बाय द नेम कबीला, काफिला कवियों का। जी। तो उसके 2 इवेंट्स हुए, एक इनॉग्रल इवेंट हुआ है और एक अभी रिसेंटली हमने इवेंट किया था जिसमें हमने कुछ लाइंस दी थी और 2 या 3 लाइंस हमने सारे परफॉर्मर्स को दी, उन्हें एक टाइम स्लॉट दिया और वहाँ पे कुछ क्रिएटिव लाइंस और कुछ क्रिएटिव पोइट्री आप उसके ऊपर लिखिए और परफॉर्म कीजिए। क्या तो बात है। ये उसके पीछे एक बस ये था कि यार हम वैसे तो लिखते रहते हैं, तो जब साथ में उस वाइब में जब बैठते हैं तो क्रिएटिव माइंड एक अलग वे में चलता है। राइट। तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए, तो फिर वही थॉट रखते हुए वो हमारा इवेंट था। और इसमें मैं आई थी। जी बिल्कुल। एंड इट वाज रियली, आई मस्ट से कि बहुत अमेजिंग था ये थॉट एंड समथिंग चैलेंजिंग फॉर द पोएट्स एज वेल, सो इट वाज वेरी अमेजिंग। ओके, सो नाइस टू हियर दैट कि आपने कुछ नया शुरू किया है। शुरू तो हमने भी ओपन माइक से किया हुआ था, लेकिन आपका ये जो कंसेप्ट है वो कुछ नया लग रहा है और आपका नाम भी काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग लग रहा है, ओपन माइक का कबीला। तो ये नाम कहाँ से आपने सोचा, आपने रखा था या किसी और ने? तो हम 3 फाउंडर्स हैं इसके, मैं, अर्चिता और विकास जी। तो ये 1 साल पुरानी बात है जब हम बैठे थे एक जगह कि कुछ करना है, कुछ तो सबको करना होता है। फिर बात है क्या करना है, क्रिएटिव लोग हैं, राइटर लोग हैं, तो ये था कि कुछ भी हो हमें राइटिंग इंडस्ट्री या क्रिएटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ तो करना है। तो कुछ चीज़ें पैरामीटर सेट हुए कि चलो अपन ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमने अपना एक पूरा एसओपी लिखा। फिर बात आई नाम की। तो जब नाम की बात आई तो हमें 2 चीज़ों की तरफ हमारा फोकस था। एक, नाम यूनिक होना चाहिए कि क्योंकि ऐसा ना हो कि यार इस नाम के ऑलरेडी 4 लोग हैं, प्लेटफॉर्म में हम थोड़ा सा ट्वीक कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा, जब हम किसी को वो नाम बताएं तो उसको एक मतलब ही और शी शुड फील अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो ये थॉट हमने रखे थे। तो हमने शुरू किया यूनिवर्स, यार यूनिवर्स में तो सभी पार्ट है। तो ऐसे लाइटर नोट पे शुरू हुआ एंड बात आई धीरे धीरे नाम ढूंढते ढूंढते कबीला पे कि तो हमारा टाइटल भी जब हम होस्ट करते हैं हमारे कहते हैं कि कबीले में आपका स्वागत है। तो वो जो दोनों फैक्टर थे कि एक यूनिक नाम है और उसमें कोई आता है तो वो एक अपना पार्ट, अपने आप को उसका एक पार्ट फील करता है।
तो कबीले में हम भी है, उसी कबीले में आप भी हो, वी ऑल आर ट्राइब ऑफ राइटिंग इंडस्ट्री या क्रिएटिव कम्युनिटी। तो उस तरीके से उस कबीला नाम की शुरुआत हुई। बहुत क्या ही बात अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा सुन के, क्योंकि अब कलाकार द स्टेज भी कबीला का एक हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल होगा। होपफुली फ्यूचर में हम शोज भी बिल्कुल कोलैबोरेट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे जाते हैं आपके जी और जानते हैं आपके बारे में और ज़्यादा। तो आप जबलपुर से हैं, जबलपुर जी से मुंबई आए, मुंबई के हसल, स्टार्टअप, पोएट्री, परफॉर्मर, होस्ट, राइटर, ओह माय गॉड, द लिस्ट इज टू लॉन्ग। सो आपको इन सबको अगर पोयम में बताना हो या कोई एक लाइन देनी हो तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आई वुड से इंजीनियर बाय माइंड एंड पोएट बाय हार्ट। वाओ, दैट्स गुड। क्योंकि मतलब एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हाँ, तो बिफोर एन इंजीनियर मतलब आई थिंक मैं क्लास सेकंड में रहा हूँगा, मैंने जो फर्स्ट स्टोरी लिखी। तो जब मुझे देश दुनिया के बारे में पता भी नहीं था, जी, तो वो आई थिंक सेकंड क्लास में मैंने लिखी थी। क्या बात सो है। इट गोज़ बैक देयर। हम्म, एंड घर में जो मेरे मतलब फादर हैं, वो बहुत बहुत ही सुंदर कवि हैं। तो एक इंस्पिरेशन, एक गाइड, एक मेंटर मुझे हमेशा घर में मिला। और जब मैं मुंबई आया तो इसका इम्पैक्ट यहाँ ऐसा पड़ा कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो होती हैं वो कैसे डेवलप होनी है। कि आप जब अपने शहर में रहते हो, अपने घर में रहते हो, अपने घर वालों के साथ रहते हो, राइट। आप एक लिमिटेड जोन में, तो मैंने हर चीज़ का स्टार्ट वहीं से किया, चाहे राइटिंग हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे कुछ भी हो। बट यहाँ पे आने के बाद जैसा आपने कहा मुंबई के हसल्स, तो उसने मुझे सिखाया ऑब्जर्वेशन। मेरा फर्स्ट जॉब था लोअर परेल में। तो लोअर परेल से पीछे वर्ली सीलिंग, चाहे मरीन ड्राइव हो या फिनिक्स मॉल हो, हर जगह, तीनों जगह तीन अलग टाइप के लोग हमेशा देखने मिलते हैं, कहीं पे भी। तो उन्हें ऑब्जर्व करना। तो मैं ऑफिस के बाद जाता था, लोग मुंबई घूमते थे, मुंबई के मेजरली ये तीन स्पॉट्स, मरीन ड्राइव, वर्ली सी फेस और फिनिक्स मॉल। यहाँ पे जाके ऑब्जर्व करता था कि जबलपुर के कंपैरिजन में मुंबई कितना अलग है, जिसको हमेशा सुना है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, हाँ। बट क्यों नहीं सोती, वो हम्म, वहाँ देखने मिला। एंड वो धीरे 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 ऑब्जर्वेशंस जो थे, वो कभी कविता के रूप में, कभी लोगों से मिलने के रूप में, कभी स्टोरीज में, वो फिर ऑब्जर्वेशन वहाँ से आने लगे और उस तरीके से कारवां बढ़ता गया। क्या बात आपकी इस बात से ना, मतलब मेरा पूरा सवाल ही चेंज हो गया जो मैं दूसरा पूछने वाली थी। है। तो मैं मुझे ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि मतलब पोएट्स, जी आपकी बातों से समझ में आया कि हाँ, मतलब मैं अभी तक सोचती थी कि मैं काउंसलर हूँ इसलिए मैं गुड ऑब्जर्वर हूँ। बट मेरे अंदर भी एक कवियत्री थी, मैं एक पोएटिक वे में भी सोचती थी। तो एक एक पोएट और साइकोलॉजी का आपके हिसाब से कुछ कनेक्शन हो सकता है, राइट? क्योंकि वो लोग भी कितने अच्छे बिल्कुल ऑब्जर्वर होते हैं। बिल्कुल, अल्टीमेटली आप भी इमोशंस पे आ रही हैं। हाँ। एज अ राइटर, एज अ कवि, हम भी कोई भी प्रकार का, अब जैसे हम हिंदी में जानते हैं नौ रस है तो वो भी इमोशन ही ना। राइट। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आंसर्स दे रहा हूँ, बट थ्रू एन इमोशन, मैं अपना इमोशन ही एक्सप्रेस कर रहा हूँ। उसी को जब आप साइंटिफिक वे में ले जाते हैं, अगर आर्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो वो कविता है, अगर आप उसको साइंटिफिक या साइंस के थ्रू दिखाना चाहेंगे तो साइकोलॉजी है। और एक और चीज़ है कि जब भी कोई और भी पोएट्स को देखते हैं, जी तो पता नहीं उनके लिए उनका जो इम्प्रेशन होता है ना, कि अच्छा ये पोएट्स हैं तो ये तो कुछ इमोशनल सा ही बोलेंगे, उनके बातों को उतना लॉजिकली ही लिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हालाँकि जब वो लॉजिकल टॉपिक्स पे बात करें तब हाँ, वाह-वाह, जैसे देश के लिए पोएम लिख रहे हैं या कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर पोएम लिख रहे हैं, तो उस पे लोगों की बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाते हैं। करेक्ट। बट जब प्यार पे लिखते हैं या फिर कुछ ऐसी, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये उनकी खुद की पर्सनल लाइफ से रिजेम्बलेंस हो रहा है, हालाँकि वो ऑब्ज़र्व किया हुआ होता है। मेरे ऐसा होना हो सकता है उसमें कोई होगा जो शायद उसको भी पर्सनली कनेक्ट करता होगा, परसेंटेज में भी कम होगा, हुँ, हुँ। लेकिन हो सकता है उसकी भी लाइफ वैसी रही हो जैसी आपकी है, तो वो 1% ज़रूर होगा। हुँ, लेकिन आर्ट की खासियत ही यही है, आर्ट कैन नेवर बी लॉजिकल। राइट। आप आर्ट में लॉजिक घुसाओगे तो वो साइंस हो जाएगा। एज एन इंजीनियर मैं ये बात कर सकता हूँ जी, कि जी। मतलब अगेन ये मेरा अजम्पशन है, सबके अजम्पशंस और सबके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, बट आर्ट में अगर आपने लॉजिक डाला तो इट गोज टुवर्ड्स साइंस। अगर आर्ट को आर्ट रखा तो वो डायरेक्ट इमोशन को एक्सप्रेस करता है। तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आप तो एक इंजीनियर, एक प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ अलग कर रहे हैं।
और फिर आप एक अच्छे पोएट भी हैं। कभी आपके ऑफिस में ऐसा कोई सिचुएशन आया कि है ना, आपने चलते चलते एक लाइन बोल दी? अम, एक मतलब मूवी का डायलॉग है, तो अब राइटर्स तो राइटर्स हैं, उनके दिमाग में चाहे वो मतलब आज मैंने लिखा हो शायद कल डायलॉग बन जाएगा, तो किसी का लिखा हुआ डायलॉग किसी का एक्सप्रेशन था। एक मैं जब जॉब करता था तो एक प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और मतलब लास्ट मोमेंट डिलीवरी टाइम था उस प्रोजेक्ट के सारे सबमिशंस का, और मेरी एक कलीग थी और उनने उस मोमेंट पे एक कुछ तो भी बात निकाली, और मेरा पहला रिएक्शन था मेरे पास बस एक चीज़ की कमी है और वो है वक्त। क्या बात है। तो उसका रिएक्शन ये था ये कि उसके बाद मुझे ऐसा राइमिंग में बोलने को मन कर रहा है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो उसका रिएक्शन था बस जाग गया तुम्हारा कवि फिर से। तो ये होता है। हाँ हाँ। अभी कैसा हुआ है, जब से मेरा स्टार्टअप शुरू हुआ है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी मतलब एज अ बॉस या एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत चीज़ों को सोच समझ के बात करनी पड़ती है, बिकॉज आपका एक एक कहा हुआ शब्द, आपका डिसीजन केवल आपको नहीं, आपकी टीम, आप जो एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो उस पे इम्पैक्ट करता है। तो नो डाउट वहाँ पे भी लाइंस आती है, वहाँ पे भी डायलॉग्स आते हैं, वहाँ पे भी कविता आती है। पर हाँ, जो फ्री थॉट्स थे वो शायद जब जॉब में था तब आ जाते थे, क्योंकि तब फिक्र नहीं थी। अभी थोड़ी सी फिक्र, क्योंकि मेरे साथ मेरे 10 लोगों की टीम जुड़ी हुई है, वहाँ आ जाती है। 2013 में जब आप मुंबई आए थे, जी। तो उसके बाद 2022 में आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, आपने जब स्टार्टअप जो करने का सोचा, वो स्टार्टअप का आइडिया आपके पास कैसे आया? या किसी के अंडर काम नहीं करना था। बहुत हो गया था। तो आई थिंक जब जॉब लगी थी मेरा, मैं जबलपुर में था इंजीनियरिंग में, जब कैंपस सिलेक्शन हुआ था बहुत खुशी हुई थी, पर तब भी ये थॉट था कि ये कर रहा हूँ और बट आज नहीं तो कल अपना शुरू करना है। शायद इसे फ्रीडम कहिए या डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रीडम कहिए, कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना वो मेरे लिए, तो भला बुरा जो भी होगा वो मेरे डिसीजन का मुझ पे इम्पैक्ट करेगा। जी। तो मुझे वो हमेशा से मेरे मन में था। तो जब जॉब हुई तब भी उसकी खुशी थी, नो डाउट, लेकिन तब से ये थॉट ज़रूर था कि आज न तो कल मुझे ये करना है। शायद मतलब एक और किस्सा है कि मुझे जब 2 साल हुए थे हार्डली इंडस्ट्री में, तो मुंबई मुंबई में तो जो चाहो वो मिलता है। तो मैंने एक थिएटर्स का ऑडिशन दिया, और दादर में वो थिएटर था, वहाँ पे एक ग्रुप के थ्रू एक आया, ऑडिशन दिया और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, अरे! और क्योंकि यार हमारे प्लेस तो कभी भी हो सकते हैं, वीकडे वीकेंड ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि बस संडे करें, फिर उसकी तालीम होगी, प्रैक्टिस होगी, तो आप दोनों मैनेज नहीं कर सकते हो। पर तब हिम्मत नहीं थी। नो डाउट घर से हमेशा सपोर्ट था, थैंकफुली। कभी ये नहीं हुआ कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, बट वो खुद में हिम्मत नहीं थी कि इतनी इंजीनियरिंग करके मेहनत करके आज मुंबई आया हूँ, एक अच्छी जॉब मिली है और आज सडनली छोड़ दूँ। तो वो डर था। बट शायद 2013 से लेके 2020-22 तक के टेन्योर में जो जॉब किया, जो काम किया, उससे वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि अब मैं वो डिसीजन ले सकता हूँ इसको छोड़ के कुछ अलग करने का। और तब ये भी मन में था जब तक मैं जॉब में हूँ, मैं 9 to 6 9 to 5 बंधा हुआ हूँ। मुझे अगर क्रिएटिव इंडस्ट्री को भी अपनी आगे बढ़ाना है, जैसे मैं होस्टिंग करता हूँ, मैं पोइट्री करता हूँ, मैं ओपन माइक करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, नहीं मतलब ये जैसे मैं करना भी चाहूँ तो ये मैं जॉब में रहते हुए नहीं कर सकता। तो क्रिएटिव माइंड को भी अगेन फ्रीडम, ओपनिंग Yeah, right. चाहिए थी। तो जॉब इंडस्ट्री में भी वो एक इतना तजुर्बा आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यही सारे थॉट्स को मिलाते हुए फिर सोचा कि चलो एक कदम बढ़ाया जाए और तो कुछ अलग किया जाए। तो कह सकते हैं कि अगर आपके पास 9 टू 5 वैसा जॉब नहीं होता कॉर्पोरेट, तो हम आपको थिएटर प्लेस में भी देखते थे? मैं उम्मीद करूंगा आप फिर से देखने में मुझे मौका मिले तो मैं फिर से आना चाहूंगा उस इंडस्ट्री में। ग्रेट। ये आपने एक लाइन में बोला कि आपके हाउस वाले काफ़ी सपोर्टिव थे आपके जी घर पे कब सा, तो आपने आपकी डिस्क्रिप्शन में जब हमने पूछा था तो आपने ये भी बताया था कि आपके फादर भी एक पोएट थे। जी। तो आपके घर में कभी ऐसा होता है कि दोनों पोएट साथ में बैठे तो इट्स लाइक अ कंपटीशन और समथिंग, कौन ज़्यादा अच्छा पोएम बोलता है? कौन ज्यादा अच्छा बोलता है इसका जवाब देने की हिम्मत तो घर में किसी को नहीं। तो महफ़िल तो हम जमती बोलेंगे होगी। दोनों ही अच्छा बोल रहे हैं अपने देखिए अपनी जगह। सिंपल सी बात है, मम्मी अपने बेटे से भी उतना ही प्यार करती है और पति के तो खिले इससे कर नहीं सकती। बट हाँ, एक ज़रूर है कि जब हम बैठते हैं, जैसे गाइडेंस और मेंटरशिप की बात कही मैंने, लेकिन इतना है कि जब फादर खुद बैठते हैं मेरे साथ या मैं कभी उनको सुनाता हूँ,
उनका ज़रूर कभी कभी होता है, यार ये वाला थॉट तुम्हारा अच्छा था, ये मुझे भी नहीं आता। ऐसा अप्रिसिएशन जब मिलता है ना, कभी जनरेशन का कुछ आता है ऐसा कि उनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा पहले की जनरेशन बेस्ड हो और आपका अभी का ऐसा कुछ? मैं उल्टा कहूँगा, मेरी भी शायद पहले जनरेशन की थी। मैंने इंग्लिश में कहिए या समकालीन लिखना अभी अभी शुरू किया। मैंने जो इनिशियल पोइट्रीज लिखी थी या पोएम्स थी, वो मेरी जो एक टिपिकल पोइट्री का फॉर्मेट होता है, या शायद वही पढ़ा था कमिंग फ्रॉम अ हिंदी स्टेट ऑफ एमपी। तो जो हिंदी कविताएं पढ़ी थी वो एक सेट पैटर्न की पढ़ी थी। मुंबई ने फिर वो एक्सपोजर दिया कि कविता और कैसे कैसे लिखी जा सकती है। तो इनिशियल जो फेज़ की मेरी कविताएं, वो अगर मैं मेरे फादर की कविताएं से कंपेयर करूं तो यू विल फाइंड इट इन द सेम जोन। तो वैसा नहीं, बट हाँ, जब मैं अभी की किसी लैंग्वेज में या लिखता हूँ तो उसमें बिल्कुल वो चेंज आता है कि उसमें वो जनरेशन या वो स्टाइल का अंतर समझ में आता है। बिल्कुल। कोई जॉनरे आपने पहले से डिसाइड किया था कि आप सब चीजों पे लिखते हैं? सब चीज़ों पे सब चीजों ऐसा कभी, अगेन फ्रीडम की जैसे मैंने बात की, मुझे कोशिश है, हो सकता है किसी में अच्छी आए, हो सकता है किसी में ना लिखी जाए उतनी अच्छी, बट खुद को लिमिट नहीं करना था। क्योंकि मैंने ही अगर खुद को लिमिट कर दिया तो फिर आप मुझे कैसे लिमिट करोगे। तो मुझे तो अपना दायरा खुला रखना है कि आप बोलो, मैं हूँ एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, मतलब नॉट यू, एनी वन इन पर्सन, सामने वाले को शायद वो ना आए, बट मैं खुद को लिमिट नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं जितना बड़ा अपना दायरा रख सकूं, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं, जितना ऑब्जर्व कर सकूं, उन्हें अपने शब्दों में पिरोऊं। ऑब्जर्वेशन को आप और डिस्क्राइब करेंगे? मतलब ऑब्जर्वेशन करते समय आप क्या शब्दों को ढूंढते होते हैं, मतलब पोएम्स के शब्दों को ढूंढते हैं, या उनकी लाइफ को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, या अपने से खुद से कनेक्ट करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली द आई थिंक ऑब्जर्वेशन? आई वुड गो विथ सेकेंड एंड थर्ड के बीच का। हाँ। ऑब्जर्वेशन का जो इम्पैक्ट मुझ पर पड़ा, वो मुझे मुंबई में ये पड़ा कि अकेले लाइफ कैसे जी जाती है। क्योंकि स्पेंडिंग 22 ईयर्स इन अ सिटी विथ योर फैमिली, और उसके बाद अकेले से फिर कुछ नया शुरू करना, और वो भी मुंबई में। जब मुंबई आया, जब ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरे जैसे तो बहुत हैं, मैं अकेला होके भी अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे अकेले बहुत हैं, तो हम अकेलों का भी एक कारवा है। जी जी जी। तो जब वो अकेलों को या दुकेलों को ऐसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो जैसे मैं कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ पार्ट मुझे भी कनेक्टेड फील लगा कि मेरे ही जैसा कोई कॉर्पोरेट कपड़ों में, फॉर्मल्स कपड़ों में अपना बैग लेके ऑफिस से आके बैठा हुआ है वहां पे, बट कोई इतना केयर फ्री है कि बस नाच रहा है। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, बट दोनों अकेले हैं। तो मैं शायद यहाँ थोड़ा कनेक्टेड फील हुआ। अच्छा, ये चीज़, सॉरी मैंने नहीं, आपको यस बीच में यस। इंटरप्ट कर दिया, ये चीज़ मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। आप ये जब ये गणपति आती है, महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल आता है, या ये अंबेडकर जयंती भी जब जी। आती है, मैंने लोगों को, मतलब वहाँ पे, मतलब जो मिडिल क्लास होंगे या जो पुअर भी होंगे, उनको वो समय ऐसे खुल के नाचते हुए देखा है, एंजॉय करते हुए देखा है, जैसे उनको कोई टेंशन ही नहीं होती है। करेक्ट। तो फिर ऐसा लगता है कि वाओ, आई मीन हाउ मच दे दैट्स नो, लाइफ। आई मीन हाउ मच दे नो टू एंजॉय द लाइफ। इतना तो हमें बोला जाए कि खुल के नाचो, पता नहीं हम दिमाग में 10 चीजें सोचते रहते हैं। हमें कोई देख रहा है आपको क्या? सबसे हाँ, अच्छा कंफर्ट जोन कहाँ मिलता है? घर पे। घर पे। हम्म। आप ये मान लीजिए, अगर घर आपके साथ ही है हमेशा, तो हाँ आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। जी। उनने उस भगवान को या जिसके लिए वो कर रहे हैं उसको अपना घर मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। वहां पे हाँ कोई ये नहीं सोचता मुझे 10 दिन का, आप गणपति जाए, मतलब वो 10 दिनों में जाएंगे, जी जहां जी जहां वो जी मूर्तियां रखी रहती है वहां जी पे दुकानें बंद होती है या कुछ भी, किसी को 1% की टेंशन नहीं। उनने सब कुछ अपना उनको सौंप रखा है। आप आए हो ना, आप देख लोगे। जी। तो जब आपका घर आपके साथ है और आप वहीं हो, तो कैसे टेंशन। ये बहुत बड़ी बात बोली है आप। मुझे भी हर जगह अपना घर ढूंढना चाहिए। हालांकि वैसा होता नहीं है, बाहर हो तो बाहर ही लगता है और घर पे हो तो घर ही बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, वो है, बट हाँ, हर जगह अपना एक घर ढूंढना एक कला है। हर जगह अपने दोस्त ढूंढना एक कला है। हाँ और शायद हम एज राइटर्स, एज क्रिएटर्स, लोगों की मदद कर सकते हैं उनको कनेक्टेड फील कराने में। जी जी। अच्छा छवि जी, आपने सुना है स्वप्निल जी के पोएम्स को कभी? हाँ, मैंने सुना है इनके पोएम्स को, मैंने इनकी माइथोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा सुनी है। एग्जैक्टली, मैं वही पॉइंट पे आ रही थी
कि जब ये भगवान पे बोलते हाँ। हैं तो लगता है कि साक्षात पीछे ऐसे You know, भगवान खड़े you हैं। get goosebumps जब आप बोलते हो, हाँ, you थैंक यू actually सो imagine. मच। एक हम आपकी, अगर आपको कोई कविता याद हो, हमें पूछोगे तो हम एक पे नहीं रुकेंगे कभी, हाँ, बट हाँ कोई एक अगर कविता जो आप भगवान के ऊपर जो आपने लिखी हो। आपने भगवान की बात कही तो मुझे ऐसा लगता था कि कविता चाहे माइथोलॉजिकल हो या भगवान की हो, 5 से 6 भी लिखी हुई हैं, पर जब भगवान की बात करते हैं तो हम सीधे जाते हैं शिव और शक्ति। हम मतलब ये मानते हैं कि स्रोत वही है। तो एक बहुत छोटी सी कविता है जो शिव जी के ऊपर मैंने लिखी थी, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचा रहा था। तो कविता का ही शीर्षक है सुनो महादेव। सुनो महादेव, मैं नहीं कुछ मांग रहा। सुनो महादेव, मैं नहीं कुछ मांग रहा, ध्यान लगाकर तुम जैसे मैं बाधाओं को लांग रहा। ना मैं कोई भस्म लगाया, ना ही रुद्राक्ष सजाया। ना मैं कोई भस्म लगाया, ना ही रुद्राक्ष सजाया। डमरुनाद के स्पंदन से बस अपने भीतर शिव को जगाया। तुम मूल हो इस सृष्टि का, मैं तुम्हारा बस एक कण। तुम मूल हो इस सृष्टि का, मैं तुम्हारा बस एक कण। ना वरदान ना कृपा की याचना, ना वरदान ना कृपा की याचना, बस होना है शिवमय हर क्षण। बस होना है शिवमय हर क्षण। क्या क्या बात है, क्या बात बात है। है, बहुत ही बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। तालियां तो बनती है। थैंक यू। ये जो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो यूनिवर्स है उसी पे आधारित है पूरा। मैं एक जो छोटी सी बात इसमें करना चाहूँगा कि हमारी जो शक्ति है, हमारी अर्धांगिनी जी, तो 2022 या 23 की बात होगी, तब तक मैं लिखता था बट मैं अपने आप तक ही रखता था। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, आर्ट को ऐसे थोड़ी ना सबके सामने करना होता है। हाँ, कहीं ज़रूरत पड़ी थोड़ा बहुत कर दिया, ठीक है, बट वो कंटिन्यूस मेरे पीछे लगी रही कि आप लिखिए। कि लिखिए और परफॉर्म कीजिए। जी जी जी। क्या वो और बात मेरा है। एक खास दोस्त है सुमन, वो हमेशा कि यार अच्छा लिखता है, करना परफॉर्म, इतना अच्छा लिखता है। तो तो जैसे आप मैंने कहा मतलब स्टार्टिंग शक्ति, में थोड़ा हेजिटेट करते थे? हेजिटेट नहीं, मेरा मुझे ऐसा लगता था कि मेरा आर्ट है, मैं इसको अपने तक रखना चाहता हूँ। अच्छा। मैं आर्ट को ऐसे ओपन नहीं करना चाहता हूँ। हम्म, मुझे आर्ट बहुत ऐसा पर्सनलाइज्ड, स्पेशल ऐसा लगता था। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने आर्ट को दिखाना नहीं करेक्ट। चाहते हैं। वो क्यों है, इसका जवाब मेरे पास नहीं, शायद किसी दिन मिलेगा। एक लेकिन आर्टिस्ट थे पाब्लो पिकासो, जी, अरे जी उनका ऐसे ही कुछ स्टोरी था ना कि वो अपने आर्ट को उतना ज्यादा प्रदर्शित बट नहीं देखिए जब करना वो चाहते। फेमस हुए हाँ, तो जनरेशन्स निकल गई और आज भी उनका नाम है। बस फिर तो पक्का है। तो इसी बात पे या मतलब 2022 में हमने शुरू किया, तो आपकी जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया जी। तो कैसा था? नर्वसनेस था, एक्साइटमेंट था, या कैसा फीलिंग क्या था आपका? मैंने जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो मेरा एक दोस्त था, हम ऑफिस में बैठे थे। कौन से ओपन माइक पे परफॉर्म किया था? ओपन माइक था या ओपन माइक था, कहीं? हैबिटेट में। हैबिटेट नहीं Habitat। किया था आपने first? मुझे तब पता नहीं था कि हैबिटेट क्या होता है। क्या बात है। देखो हम तो जबलपुर से आए, हमें नहीं पता हैबिटेट क्या होता है। अरे बाप रे। तो और शायद ये मतलब 2000 कोविड की पुरानी बात है, ये 17 या 18 की बात है, जब मैंने पहला ओपन माइक किया और उसके बाद बहुत लंबा गैप था। तो मुझे तो अभी ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है। तो तब ऐसे थे कि इंस्टाग्राम भी काफ़ी नया नया था, फेसबुक ज़्यादा चलता था, और वहाँ से मुझे हैबिटेट दिखा कि ये ऐसा ऐसे होता है कि हाँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपन माइक। करेक्ट। हमें तो कवि सम्मेलन पता है, हाँ। हमें ओपन माइक नहीं पता। जी जी तो जी। थोड़ा सा पता किया वगैरह क्या होता है। फिर मेरा एक दोस्त था ऑफिस में, सुमन नाम का, तो वो बोला भाई अच्छा लिखता है ना, चलना चलते हैं। मैं कहा तू चलेगा मेरे साथ? कि मैं अरे पता नहीं मुंबई में कैसा होता। बोले बिल्कुल चलेंगे। हम ऐसी फॉर्मल जैसा मैंने, तो आई थिंक लाइफ कम्स एज अ सर्कल कि मैंने ऑफिस के बाद फॉर्मल्स में अगर मुंबई को ऑब्जर्व किया है बाहर जा जाके, तो उन्हीं फॉर्मल्स में मैंने जाके अपना फर्स्ट ओपन माइक भी किया है। क्या बात है। तो हम ऑफिस में, सांता क्रूज में मेरा ऑफिस था, वहीं से हम हैबिटेट गए। वहाँ पे तब ऐसा हुआ करता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नाम मिलता था। और तब मैंने वहाँ परफॉर्म किया। नर्वसनेस से ज़्यादा एक थॉट ज़रूर था कि मैं आज मुंबई में परफॉर्म कर रहा हूँ। मन में इस बात की बहुत खुशी थी यार, जबलपुर से आके आज मुंबई में परफॉर्म कर रहा हूँ। वहाँ पे चाहे कॉलेज में किया हो, कॉलेज में हम अपन फ्रेशर पार्टी करते हैं उसकी होस्टिंग की हो, बाकी कुछ सोशियो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उसकी होस्टिंग, बट वो जबलपुर था। वो मेरे रूट्स हैं, लेकिन पेड़ जब बढ़ता है उसकी ब्रांचेस आती हैं,
तो वो जब मुंबई में मुझे मिला तो वो वहाँ मिला। ये डाउट ज़रूर था यार, मुंबई का क्राउड है, इन यहाँ पे मराठी बोलूँ, हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, क्यों हमने तो मुंबई देखी है बॉलीवुड में। तो बट समहाउ क्राउड बहुत अच्छा था, आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। इवन फॉर अ न्यू कमर उनने जो अप्रिसिएशन दिया, आई ऑलवेज चेरिश इट। ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जितने भी लोग ओपन माइक्स पे आते हैं या जितने भी आर्टिस्ट से अभी तक मैं भी मिली हूँ 1-2 साल से, जब से मैं ओपन माइक अटेंड कर रही हूँ और हमने भी स्टार्ट किया कलाकार द स्टेज, सब काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं, काफ़ी करेक्ट, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे करेक्ट, को, करेक्ट, सारे करेक्ट। आर्टिस्ट। और सबके पास बहुत सारी स्टोरीज होती है। एक्चुअली वही एक ऑब्जेक्टिव था हमारा कलाकार की आवाज़ शुरू करने के लिए भी। जैसे आपने कहा ऑब्जर्वेशन, तो जी, मेरे दिमाग में कभी वो वर्ड नहीं आया। आज आपने बताया तो ही मेरे दिमाग में वो वर्ड आया है कि यस, द पोएट्स आर ऑब्जर्वर्स। दे करेक्ट, ऑब्जर्व सो मेनी लाइव्स एंड देन ओनली दे राइट, एंड दैट इज व्हाई इट रेजोनेट्स। मतलब इसी की वजह से लोग अपने से वो कनेक्ट कर कनेक्ट पाते कर हैं। पाते। और एज एन आर्टिस्ट मैं सबको सबको अपील करना चाहूँगा, अगर आप आर्टिस्ट हो, जी। आप मुंबई ज़रूर आओ। जी। मुंबई जो आपको देगा ना, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, कमेंटिंग और क्वेश्चनिंग एनी सिटी, मेरा एक्सपीरियंस मुंबई का है, हाँ। इसलिए मैं मुंबई का बताऊँ। बट अगर आप आर्टिस्ट हो, आपने एक बार तो भी मुंबई आना ही चाहिए। जी। यहाँ पे जो आपके आर्ट को अप्रिसिएशन मिलेगा वो शायद ही कहीं मिलेगा। मतलब अगर आप में कुछ नहीं भी है ना, तो भी ये शहर आप में से एक निकलवा लेता है। जी। तो ये इस शहर की खासियत है, एंड यू गेट टू नो व्हाट यू हैव। एक्चुअली बिकॉज हमने भी अपने आप को पहचाना है मुंबई आके भी। लखनऊ में मैं कुछ नहीं जानती थी, बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद परफॉर्म करना सीखा तो एक कला सामने आई कि भाई हम लिखते भी हैं, जी, वरना पहले किसी को पता वेरी नहीं ट्रू। था। तो मुंबई तो आना चाहिए। जी। तो आपने ये कब रियलाइज किया, मतलब आप बचपन से तो नहीं लिखते होंगे, कब से आपने ये जो ऑब्जर्वेशन था वो जबलपुर से ही शुरू हो गया था आपको? अगेन जैसा आपने जो कहा ना, तब मुझे वर्ड नहीं पता था कि इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि बचपन में लिखना शुरू किया, मुझे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल पोएट्री याद है मुझे कि टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट, अगर आपको याद होगा हमारी एक एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला। तो आई थिंक 2003 की बात होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल हार्डली अर्थ से कुछ 10-15 मिनट या 8 मिनट की उनकी दूरी थी, और उनका स्पेसक्राफ्ट अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया क्रैश हो एंड गया था, राइट, वो राइट। नहीं बच पाई। हाँ। तो मुझे कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन की बात करते तो मुझे पहली चीज़ जो ध्यान आती है कि जी। कुछ चीज़ ऑब्जर्व करके अगर मैंने कविता लिखी थी, तो वो वाली कविता थी कि उनकी जब डेथ हुई और उसका जो इट फेल्ट पर्सनल। देखिए एक तो बचपन से इच्छा थी मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, स्पेस ऐसा फैंटेसी लगती थी, एंड प्लस वो एक इंडियन थी। बचपन में तो हमें यार एक इंडियन है स्पेस गई है, मेरे लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, न्यूज़ पे देख रहे थे, बट अचानक पता चला कि ओह ये लॉस हो गया है। तो वो जो चीज़ें, वो जो इमोशंस ऑब्जर्व करी, और ऑब्जर्वेशनल पोइट्री मतलब वो इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए जो, वो शायद मेरी पहली पोइट्री रही होगी जो चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखी गई थी। वहाँ से आपको पता चला कि मतलब ये हम इतना कनेक्ट कर लेते हैं दूसरों हाँ, के बट अगेन इसे सिचुएशंस के ऑब्जर्वेशन साथ। कहते हैं ये नहीं पता था, बट हाँ, हाँ वो इमोशन, वो फील ये वर्ड तो ज़रूर हमें वहाँ भी से। आज ही मिला है। मतलब हम भी कनेक्ट करते थे। जी, जैसे आई हैव बीन सीइंग थिंग्स फ्रॉम फ्रॉम द टाइम, मतलब जब से वो अवेयरनेस आया है, आप ग्रेड 7 बोल दो, ग्रेड 8, मतलब उसके पहले से भी फील करते थे, लेकिन उसको एक वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना या अपने थॉट्स में उसको वो एग्जाम्पल्स याद रहना। करेक्ट, जैसे करेक्ट, करेक्ट, हमें जो पोएट्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है छवि कि हमें पहले की भी सिचुएशंस याद है, और राइट। हमें वो सिचुएशन और फिर हमने उसको वर्ड में शायद कर दिया। हमारी पढ़ाई भी ऐसी होती है ना, हाँ, हम हाँ, हम हम पहले हमने लेसन को इंजीनियरिंग भी समझते वैसे हैं। की। नहीं, क्योंकि क्या होता है हाँ, ना मतलब कि प्रैक्टिकल करेक्ट, देख के और फिर हम उसको एक हाँ, शब्द में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्या राइट। होता है ना कि हम लोग को ऑब्जर्व, ये वर्ड को हमने साइंस से कनेक्ट किया गया है। राइट। तो ये है कला भी होती है, ये हम लोग को भी ध्यान नहीं आता है। देखिए आप वर्ड्स की बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ से कनेक्ट करना चाहूँगा, क्या है आप मतलब एज आई सेड आई एम वेरी थैंकफुल कि घर से हमेशा इन चीज़ों के लिए मोटिवेशन मिला। उसका कारण ये है कि माय पेरेंट्स मतलब दोनों ही आर्टिस्ट हैं। मतलब मेरी जो मदर है, माँ है, वो संस्कृत में पीएचडी हैं, वो प्रोफेसर थी और उसके साथ आर्ट से जुड़ी हुई थी। मेरे फादर इंजीनियर हैं, वो जॉब में थे, वो उसके साथ आर्ट से जुड़े हुए थे। चाहे कंपेयरिंग हो, चाहे ड्रामाज हो, वहाँ पे नाटकों में भी पार्ट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्ज़र्व की मैंने
कि आप अपनी लाइफ को एज इट इज रखते हुए भी आर्ट से जुड़ सकते हो। इट इज नॉट जस्ट कि मैं यहाँ फंसा हूँ तो ये नहीं कर पाऊंगा। एक्सक्यूज तो आप भी दे दोगे, मैं भी दे दूंगा, बट उसको मैनेज कैसे करना है इसका भी ऑब्जर्वेशन। तो जो जबलपुर का आपने पूछा, जबलपुर में इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं ये नहीं पता था, बट वो डेवलप होना वहीं से शुरू हुआ था कि यार मम्मी लेक्चर लेने भी जाती हैं कॉलेज में, आके एग्जाम्स के पेपर्स भी देखते हैं और शाम को तो इस इवेंट में भी जा रही हैं, वो इवेंट भी कर रही है, सोशल वर्क भी कर रही है। तो सोशल भी कर रही है, कल्चरल भी कर रही है, एजुकेशनल भी कर रही है, और हमें भी संभाल रही है। घर में 2 लड़के हैं, हाँ, उनको संभालना आसान ये नहीं जो होता आपने है। कहा ना कि 4 काम हो जाते हैं, 5 काम हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग हो जाता है। कभी-कभी ना हम बहाने ढूँढते हैं, वी जी, प्रोक्रेस्टिनेट, वी करेक्ट, डोंट डू मल्टीपल थिंग्स। आई मीन या फिर हम बोल देते हैं मुझसे नहीं होता करेक्ट, मल्टीटास्किंग। लेकिन फैक्ट ये है कि मैंने लोगों को देखा है कि दिन वेरी में ट्रू, लोग 5-5 चीज़ें भी कर लेते हैं अगर उनका इंटरेस्ट है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। राइट? मतलब मेरा भाई क्रिकेट खेलता था, हम दोनों क्रिकेट ऑलमोस्ट लड़के खेलते ही है, बट उसने उसका फॉर्मल मतलब कोचिंग वगैरह लेके डिवीजन लेवल तक खेला। आज वो लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग की खुद की कोई ऐसी बहुत बड़ी क्रिकेट टीम नहीं है, वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, ब्रिटिश, अफगानिस्तान, ये सब लोग मिलके खेलते हैं। बट वही वहाँ जाके भी उसे क्रिकेट का प्यार है, तो उसने वहाँ पे वो भी मैनेज किया। तो जो मैंने कहा ना, एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं उसे भी एक आर्टिस्ट हूँ कि क्रिकेट की फील्ड का वो आर्टिस्ट है, संस्कृत की फील्ड की मेरी मदर आर्टिस्ट है, तो या फादर इंजीनियरिंग के साथ, तो अगर आर्टिस्ट खुद को लिमिट नहीं करता है ना, तो ही वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। आर्टिस्ट है कोई भी ह्यूमन, आप जहाँ खुद की बाउंड्री सेट कर दिए ना, तो आप कंफर्ट जोन में तो आ जाओगे, लेकिन फिर उसको लांघना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक पोएट का इंटरव्यू में ले रही हूँ अभी आज, है ना? हाँ। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं आप चीज़ों आर्ट को। पे वापस आऊँ। नहीं मतलब आर्ट को आपने बहुत ही अच्छे से लॉजिकली भी कनेक्ट किया है जो हमारे ऑडियंस को भी समझ में आएगा। क्योंकि बहुत बार ना लोग आर्ट को लेके ऐसा सोचते हैं। मतलब बिल्कुल, आपने बिल्कुल, कोई भी है ना, हाँ ठीक है ये मेरा हॉबी है, तो हॉबी है तो हॉबी के जैसा करो, खत्म हाँ। करो। शादी होगा, घर में कुछ फंक्शन होगा तो परफॉर्म करते ना, करेक्ट। हाँ हाँ ये मुझे याद है, मुझे खड़ा कर आई दिया नो। जाता था, डांस कर दो। ये तो अभी की बात है। मैं बताऊँ, मेरी फैमिली ने अभी मुझे इस उम्र में भी अभी फैमिली गेट टुगेदर हुआ, फ्रेंड्स, मम्मी क्या है, बेटा डांस करके दिखा, पोएम गाती है ना, पोएम सुना। बट ये जरूर है, अगर आप में कोई आर्ट है ना, तो सबसे पहले उसका फायदा ना घर वाले उठाते हैं, एंड नो डाउट उठाना भी चाहिए। घर का कोई भी फंक्शन है, जैसे बड़े ए तुला ये तो ना जा कर, ये जो है ना तुमको आता है ना, जाओ करो, ये जो चीज़ है ना, बहन की शादी है, सामान हम उठाते हैं ना, तो ये आर्ट है ना, तो जाओ करो। अभी जैसे मेरी नेक्स्ट मंथ मेरी एक कजिन की शादी है, तो वो कंटिन्यूस पीछे पड़े, भैया आ रहे हो ना, मेरे संगीत की होस्टिंग तुमको ही करनी है। हाँ, तो घर वाले बराबर घर फायदा वाले उठाते हैं ये बिल्कुल, चीज़ का। एंड ठीक है, शायद उनके आर्ट का हम भी कभी फायदा उठाएंगे। बट जो आपने लॉजिक वाली बात कही ना, आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लीजिए, कोई भी वो आर्ट के बिना नहीं रह सकता। जी। डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन कर रहा है, ही हैज टू बी सो फाइन इन थिंग्स। करेक्ट। आप फाइन को फिर फाइन आर्ट से जोड़ दीजिए। जी। एक आर्किटेक्ट है, आपका घर सुंदर करता है इंजीनियरिंग के साथ, बट है आर्ट। आप कोई भी स्ट्रीम उठा के देखिए, बिना आर्ट के वो नहीं रह सकती। बट आर्ट अपने आप में इतना बड़ा साइंस है जी। कि वो सबको संभाल लेता मतलब है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही आर्ट है। अगर आपको प्रोफेशनल रहना है तो आपको आर्टिस्ट होना पड़ेगा अपने बिल्कुल, फील्ड में। अपनी फील्ड में। हम्म। बिल्कुल, अगर आपको ये न्यू एंगल 16 मिला। आने सच बातें हैं। सही बात है, बस बिल्कुल। हमारे कलाकार की आवाज पे तो हम हर बार कुछ ना कुछ नया नया सीखते हैं, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हाँ। वी पता नहीं ये ना एक गुरुकुल जैसा हो जाता है हमारे लिए। कोई भी इंटरव्यू में जब हम आते हैं और सबका पर्सपेक्टिव सुनते हैं तो मुझे लगता है कितने नॉलेजेबल है। मतलब हालांकि हम अभी तक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी कोई आया हुआ है हमारे स्टेज आप पे, बडिंग बट देन सेलिब्रिटीज को ले रहे हैं। हाँ आई नो, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सेलिब्रिटी की जो फेम है वो अपनी जगह पे है, बट हम अगर रियल आवाज़ को ढूंढते हैं और अगर रियल चीज़ों को, रियल स्टोरीज को ढूंढते हैं तो वो नहीं, हमें हर कूडोज टू योर आर्टिस्ट में, एफर्ट्स, बिल्कुल। हाँ हर और आर्टिस्ट में और हर इंसान में मिलता है शायद। ऐसे आर्टिस्ट को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है जहाँ पे वो अपने मन की बात कर सकें, जी। अब खुद को एक्सप्रेस कर सके, जी। इमोशंस बता सकें, कुछ जी। सवाल आते हैं जवाब दे सकें, बट उसके बाद भी उसे ये ना लगे कि यार चलो ये 5 मिनट के लिए बुलाया था, बोल दिया, हो गया, नहीं। इस पे ना मुझे एक राइम लग रहा है, मन की बात, आज की बात, कलाकार की आवाज़।
अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं अच्छा लग रहा है, इतना ही हमें अपनी फेमस होने वाला आवाज है अपनी आवाज कलाकार देने की का आवाज मौका मिल रहा है। नहीं बिल्कुल फेमस होगा, मैंने जैसे कहा आज आप आर्टिस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही आर्टिस्ट आगे जाके सेलिब्रिटी हो जाएंगे। क्या बात क्या है। बात है, क्या बात है। कितनी नई-नई चीज़ें हमें लोगों से मिलके जानने को मिलती हैं। हर कलाकार के साथ कुछ नया सीखने को मिलता हर है। कलाकार के साथ कुछ नया सीखने मिलता है। तो आपकी ये जो एक पोयम थी चेहरे का चेहरा, जी ये एक पोयम आपने जी लिखी थी जी जी। जो कि रिसेंटली आई थिंक एक बुक एक में बुक में पब्लिश पब्लिश हुई हुई है। है। मैं सूक्ष्म प्यासा जी मुखौटा कुछ जी, ऐसे शब्द प्रतिज्ञान हैं। प्रकाशन का जी वो जी है, जी। तो वहाँ ये पे। जो आपकी पोयम थी ये हमें उस किताब में जी देखने को बिल्कुल मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फीलिंग जो उस पोयम में, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, वो पोयम के बारे में? मैं बिल्कुल, और आपकी इजाज़त होगी तो 4 लाइन उसकी भी सुनाना जी जी चाहूँगा। जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल पर बेशक। उसकी फीलिंग ये थी कि हम मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ आज बैठे हैं, हम कल अभी घर जाएँगे, इसके बाद कल अपने प्रोफ़ेशन में जाएँगे, पर हम कितनी भी कोशिश कर लें, जी 100% जो हमारी एक्चुअल फ़ेस या हमारा जो है ना, वो किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं। हुँ, या हम्म रादर कर नहीं सकते हैं, कर नहीं पाते हैं, उसको जो भी बोलिए। बट जो 100% है ना, वो केवल यहाँ है। हम्म 100% इवन आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, शायद बेस्ट फ्रेंड्स को 99% पता होगा, लेकिन वो जो 1% बाकी है ना, हम्म वो आपके मन में रहता है, और तभी पर आपके चेहरे पे एक चेहरा आता है। इसमें मुझे एक बात बोलनी है, जी जैसे कि ऑब्जर्वेशन तो मेरा भी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन होता है। मुझे ना ऐसा लगता है सबको सब कुछ पता भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात जिस है। दिन मुझे आपके मन की बात, या आपको मेरे मन की बात, या मुझे छवि के मन की बात, या किसी के भी जिनके साथ भी हम रह रहे हैं, इट्स डेंजरस अगर मन की बात पता चल जाए एक दूसरे की, तो सच में कोई किसी के साथ नहीं रहेगा। करेक्ट, और इसीलिए उस चेहरे पे एक चेहरा आता है हम्म जो हम लेके समाज में घूमते हैं। जी। बहुत मतलब खूब। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें आ तो रहा है गुस्सा, लेकिन हम अच्छा बिहेव हाँ, कर हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। अच्छा बिहेव कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम वो रिलेशनशिप को बचाना बचाना चाहते हैं। चाहते हैं। हम वो काम उस समय अच्छा करना चाहते हैं, हम पीस में रहना चाहते हैं। काइंड ऑफ अ डिफरेंट मेडिटेशन। करेक्ट, वेरी ट्रू। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन को वैसे हम खराब समझते हैं कि नहीं 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 तुम सच बोलो। शायद वही अंतर है, एक चेहरे पे मुखौटा और चेहरे पे चेहरे का। जी हुँ। जी जी जब आप जी। चेहरे पे चेहरा लेके जाते हो, आप उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, हाँ इसलिए। हाँ। क्या बढ़िया बात बोली इन्होंने। बहुत ही चेहरे अच्छा। पे चेहरा, चेहरे पे मुखौटा, दोनों दोनों अलग अलग है। चीज अ एक है। वेरी सुनने में गुड लगता है कि मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम लोग, चेहरे पे चेहरा, है ना? मतलब पॉज़िटिव मुखौटा वे नहीं में। पॉजिटिव डाल रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव। जी। वाओ! तो आपकी वो 4 जी। लाइनें। जी। ये पूरी कविता आप उस बुक में पढ़ सकते हैं, अमेज़न पे जी, अवेलेबल है। जी, आप जी। बिल्कुल ऑर्डर कीजिएगा, और मेरे साथ चुनिंदा कुछ 19 कवियों की एक-एक कविता मिला के ये बुक आई है। जी। सब एक से बढ़कर एक कवि हैं। जी, जी, तो जी। ऐसा जैसे मतलब बुके ऑफ फ्लावर्स जो हाँ। होता है, उस तरीके से वो कविता आई है वो प्रतिज्ञान क्या नाम प्रकाशन है की। वो किताब का, आप बताना जो चाहेंगे? आपने लिया, बिल्कुल, जी, मैं जी। सूक्ष्म मुखौटा, यही अच्छा, कवि। मुझे लगा ये शब्द हैं आपके नहीं, नहीं, ये किताब। पुस्तक का नाम है। अच्छा। प्रतिज्ञान प्रकाशन है, जी। उसकी ये पुस्तक है। जी, जी, जी। और ये किसी पब्लिशर ने बहुत सारे पोएट्स का मिला के पब्लिश किया है ऐसा? जी, जी। जी, जी। तो उन्हें भी बडिंग आर्टिस्ट और जो मतलब कुछ अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, उस हिसाब से उनने उनको लेके ये बुक बनाई है। इस बारे में आप थोड़ा दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे, कोई और पोएट्स जो होंगे, कभी उनको अपनी पोएट इस तरीके से बुक में पब्लिश अगर करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब किसे अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना इसमें ये है कि इट इज़ वेरी ईज़ी और इट इज़ नेवर ईज़ी। हम्म ठीक है? मैं यहाँ से जो गाइड करूँगा, हो सकता है वो सामने वाले को उतना फ्रूटफुल ना लगे, या मैं बिना बताए वो कुछ कर ले। बट मेरा एक सजेशन सबको रहेगा, जैसे मैं प्रतिज्ञान प्रकाशन का नाम ले रहा हूँ, हम्म तो आप प्रतिज्ञान प्रकाशन जो उनके हेड हैं हम्म मिस्टर वर्मा जी, आप जी उन्हें कनेक्ट करिए। जी। बट ये एक एग्जाम्पल हुआ। हाँ। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, आप लिटरेरी ग्रुप से जुड़िए। ओके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे जमी वो आपको जमे। जैसे प्रतिज्ञान प्रकाशन एक एग्जाम्पल है, वो सबको जमेगा, ये मेरा मानना है। जी जी ठीक जी। है? बट आपको क्या चाहिए? आपको हिंदी में लिखना है, आपको इंग्लिश में लिखना है, आपको मराठी में लिखना है, जी। आपको पोएट्री लिखनी है, आपको प्रोज़ लिखना है, आपको लॉन्ग पोएट्री, शॉर्ट पोएट्री, किस वे में राइटिंग देनी है, आपको स्टोरीज़ देनी है, सबके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जी जी। बहुत सारी। बट उसका सॉल्यूशन एक है कि आप लिटरेचर या अपने जिस भी आर्ट में आप हैं, उस ग्रुप से जुड़िए। आज की डेट में सोशल मीडिया सबके हाथों में है। हुँ, एक क्लिक से आप दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उस ग्रुप से जुड़िए, उस ग्रुप में आइए, आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको ऑप्शंस कम पड़ जाएंगे जी कि मैं जी। यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। हम्म लोग बैठे हैं आपके लिए, हुँ। बट जी।
एफर्ट्स वो आपको डालने पड़ेंगे जी और उसके लिए आपको किसी ना किसी ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। जी जी। चलिए आपकी कविता सुन जी लेते हैं। तो मैं एक शुरुआती प्रस्तावना जो है कविता की वो 4 लाइनों में जो है कि मैं निकल चला हूँ गलियों में पहनकर एक मुखौटा। अभी मैंने मुखौटा पहना है, हाँ, ठीक है। कविता है चेहरे पे चेहरा, बट वो आप पढ़िएगा हाँ, कि मैं निकल चला हूँ गलियों में पहनकर एक मुखौटा, देखे कैसे जीवन जीते हैं अमीर गरीब बड़ा या छोटा। मुझे अपनी पहचान छुपाना अनिवार्य सा हो गया है। मैंने मुखौटा धारण कर लिया ना, तो मुझे अपनी पहचान छुपाना अनिवार्य सा हो गया है। लोग जानते हैं मैं कवि हूँ, इस बार भी कविता लेकर आ गया है। क्या बात क्या है, बात है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। फिर निश्चय किया मैंने अब मुखौटा उतारा जाए। फिर निश्चय किया मैंने अब मुखौटा उतारा जाए। मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूं, क्यों दुनिया से कतराया जाए। आगे की कविता आप पुस्तक में पढ़िएगा, आप बिल्कुल उसे क्या ऑर्डर बात है, कीजिएगा। हाँ, एक क्या डेमो ऐसा था। कविता सुन के तो इतनी अच्छी लग रही है कि, लेकिन डेफिनेटली दर्शकों को इतना इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि आप जाके उनके बुक में ही पढ़िए तो वो क्योंकि मैं ज्यादा जैसा अच्छा हूं, लगेगा। मैं वैसा दिख रहा हूं, तो मैं कैसा हूं तो ये उसके कहाँ लिए पढ़ आप सकते हैं लोग, अगर अमेजोन लोगों को पढ़ना हो? अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके इसके दोनों वर्जन्स अमेजोन पे अवेलेबल हैं, ओके आप वहां से ऑर्डर कीजिए ओके। तो आपके यहाँ आ जाएगी। चार लाइन इतनी इंटरेस्टिंग थी कि अब तो लोग पक्का अमेज़न जाके अब भी बिल्कुल, खरीदेंगे। मैं भी अच्छा, यही इससे ना जब आप जी मुखौटा बोल रहे थे तो अभी रिसेंटली एक सिंगर है जो कि काफी फेमस हुए हाँ। हैं, जो कि एक मुखौटा लगाते हैं। काफी फेमस हुए हैं, उनके काफी सारे रील्स आ रहे हैं। नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगी। ओके उनके काफी सारे रील्स आ रहे हैं, काफी फेमस हो रहे हैं। और एक इंटरव्यू में मैंने सुना था उनके बारे में कि उनसे पूछा था कि आप ये मास्क क्यों लगाते हैं। वो ना एक जी मास्क लगाते हैं, पंजाबी सिंगर है। तो उन्होंने बोला था मुझे अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी ये जो, प्रोफेशनल लाइफ हाँ, उन्होंने बोला मुझे पानी पूरी खानी है। मैं एक बार जाके पानी पूरी खा रहा था एंड पीपल, करेक्ट सेलिब्रिटी करेक्ट लोगों करेक्ट के लिए लाइफ एक आसान नहीं अलग ही होती। एंगल हो जाता है। उनको बिल्कुल नॉर्मल खाना नहीं खाने को जमता है और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है उनकी करेक्ट लाइफ में। करेक्ट करेक्ट सो करेक्ट दे वेरी वेयर, ट्रू। तो वो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को अलग एक रखने के लिए एक मुखौटा पहना। मुखौटा मुखौटा पहना, पहन के ही वो करते हैं, और वो एक उनका सिग्नेचर भी है। नहीं सही बात, वही पहचान छुपाना अनिवार्य सा हो गया है उनको भी। हाँ जी जी जी। सही बात बोली। चलिए, इतना ज्यादा मोटिवेशनल सुनने के बाद अभी हम जैसे दोस्तों के लिए एक एक ऐसी कविता, कुछ 4 लाइन आप सुना दीजिए जो आपने दोस्ती के ऊपर लिखी हो। दोस्ती के अभी आपने कहा हम जैसे दोस्तों के लिए ना, तो जी इससे मुझे क्लोज, मैंने एक मेरी फीमेल फ्रेंड जो है, मेरी क्लोज फ्रेंड, जी उसको ध्यान में रखते हुए कि वो एक सिनेरियो में एक कविता लिखी थी। जी तो जी जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना कि एक जो कविताओं का एक पैरामीटर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, हिंदी कविताएं मैंने पढ़ी हैं जैसी, तो हिंदी कविता की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। और आई थिंक 80% ऑफ माई पोएम्स वुड बी, मतलब ये मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, 80% मेरी कविताएं जो है वो हिंदी हिंदी शुद्ध हिंदी या इस तरफ रहेंगी। कुछ वो जो 20% हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ है। जी जी तो जी। ये उसी तर्ज पे है, तो ये वाली कविता आपकी इंग्लिश में है? थोड़ी सी इंग्लिश में जी है जी जी जी। मजा है। और थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में या वे में। ओके जैसा आपने कहा हमारी जैसे, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है हाँ, फिल्म, उसके लिए है। जी। इसका टाइटल है ब्रो सखी। ब्रो सखी। वाह। ब्रो सखी। ओहो, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। क्या बात है। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, पर जिंदगी की सारी रैंटिंग मुझसे ही तो करती थी। खैर, बात जरा पुरानी है, जब पहली दफा उसे देखा था। लाइफ स्टोरी में एक ब्रो फ्रेंड सखी के रूप में पाया था। पर एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। कभी नहीं। ये डायलॉग और लव इंटरेस्ट को दूर रखो मेरे बच्चे। ओहो, सपोर्ट सिस्टम के चलते नखरे उठाने पड़ते हैं। जी सपोर्ट सिस्टम के चलते नखरे उठाने पड़ते हैं। वो रैंटिंग वाले कॉल्स बहुत लंबे चलते हैं। पाप पुण्य का हिसाब नहीं, जिंदगी खुली किताब है। क्या बात है। पाप पुण्य का सब हिसाब भूल जाते हैं वहाँ नहीं, पे। जिंदगी की जिंदगी खुली किताब है। हमारे किस्से, कहानियां और कांड बस हमें और यमराज को पता है। हाँ, सही बात है। शायद इसीलिए लाइफ में लग गया तड़का ए लॉन्ग डिस्टेंस। शायद इसीलिए लाइफ में लग गया तड़का ए लॉन्ग डिस्टेंस। ब्याह गई सखी हमारी,
नाउ गोवा इज हर रेसिडेंस। ओह, अब ये फ्रेंडशिप वाली थेरेपी कम्स एट अ कॉस्ट। अब ये फ्रेंडशिप वाली थेरेपी कम्स एट अ कॉस्ट। वो सास बहू वाले ससुराल में हाउ टू रेज अ टोस्ट। ऑनलाइन शेयरिंग, केयरिंग, ब्लैकमेलिंग काफ़ी पेनफुल होता है। फिर भी फ्रेंडशिप वाला ये विजडम टूथ हमने एक्सट्रैक्ट नहीं होने देना होता है। सो स्लैम बुक से लेकर रील्स तक का ये सफ़र वैसे काफ़ी पुराना है। बिचिंग, मर्डर प्लानिंग या सक्सेस स्टोरी प्लान्स से भरा याराना है। तो एक लड़का और एक लड़की दोस्त क्यों नहीं हो सकते? तो एक लड़का और एक लड़की दोस्त क्यों नहीं हो सकते? बस रेसिपी में हो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट विद अ पिंच ऑफ फ्लर्ट। क्योंकि ये है मेरी और मेरी ब्रो सखी के नुस्खे। ये है मेरी और मेरी ब्रो सखी के क्या नुस्खे। क्या बात है, बहुत Thank you. अच्छा, बहुत आई अच्छा। थिंक इट्स वेरी Very nice. रिलेटेबल, क्योंकि हम सबके पास ऐसा होता है, एक मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड जो कि बहुत स्पेशल क्लोज होता ही है, जी। जो सब जानता है हमारे बारे में। बस ये उसी को डेडिकेटेड है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ये cool. जरूरी था, नहीं तो फिर स्पेशल सखी से आप फिर Bro- डांट खाते कि Bro सखी से एक पूरा डांट पड़ती। पॉडकास्ट करके आए और हाँ, मतलब अब घर वालों मेरा- का तो नाम ले लिया तुमने, शक्ति का नाम ले लिया, घर वालों का तो खैर इट गोज वे बैक। मतलब हम शायद 5th क्लास में थे तब हम मिले थे, तो हमें तब ब्रो सखी फ्रेंडशिप ये सब तो पता नहीं होता था। तब तो लड़का लड़की जो अच्छा लगे वो आपका दोस्त हो जाता है, इतना ही पता था। जी जी तो जी, इतनी पुरानी फ्रेंडशिप लाइफ है। was बहुत simple अच्छा, then. बहुत ही अच्छा। और मतलब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड है जो आई थिंक हम 1st या 3rd से साथ में थे। सुशांत नाम है उसका। तो मैंने जो मुंबई का ऑब्जर्वेशन कहा है ना, पूरा मुंबई का मेरा बैचलर टाइम का ऑब्जर्वेशन उसके साथ रहा है। अच्छा, मरीन ड्राइव पे रातें बिताना, रात भर जगे रहना, अपना कल अपना इसी ओबेरॉय में भी ये होगा वो होगा, ये सपने देखना। तो जितना मुंबई मैंने एक्सप्लोर किया है वो उसके साथ किया। तो मैं मेंशन कर रहे थे तो उसका हाँ, मेंशन जी, बनता जी। है। नहीं नहीं, बहुत जी। अच्छा। ये सपने देखना, सपने देखना, हाँ, मुंबई में हमने मिलके सपने देखे। एक टाइम के बाद अपना सक्सेस हम ही उसको डेजिग्नेट कर देते कि ठीक है अब हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन उस तरीके का सपना देखना, जी, वो शाहरुख खान का वो जो Very सॉन्ग true. है चांद तारे, तोड़ लाऊं। वो उसमें सब ही इज यूजिंग ऑल दी वर्ड्स, यू नो, मतलब सारे ही शब्द यूज कर रहे हैं, सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट देन शाहरुख खान का ही सपना था ना वो, जो मन्नत जब उनका नहीं था तो वो बीच पे खड़े रह के उन्होंने कहा था ना ये बंगला मेरा होना आई चाहिए। थिंक ये मैनिफेस्टेशन सॉन्ग बोल सकते हैं। Manifestations, yes. ये सारे इंग्लिश टर्म्स तो यहाँ आके आते, बचपन से तो हम इन चीजों को सपना ही कहते हैं। हाँ, एक्चुअली जी चलिए अभी क्विकली जी। रैपिड फन राउंड पे चलते हैं। दो ऑप्शंस देंगे हम आपको, जी। आपको एक सिलेक्ट करना है क्विकली। तो इंजीनियरिंग या पोएट्री, पोएट्री। जबलपुर या मुंबई? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, अगर कोई बोले 19-20 में से, जबल बाई। परफेक्ट, लेट्स टेक दैट। पेन या फोन नोट्स? पेन। ओपन माइक ऑडियंस या जज पैनल? दोनों ही नहीं, तो फिर मेरा आर्ट मेरे तक रहने दो। अभी भी वही वाली फीलिंग है। तो एक शब्द जो आपको डिफाइन करता है? ऑब्जर्वर। Yeah, Very that was well a good one. थैंक यू। वेरी वेल डन। Okay. ये क्लोज करने से पहले हमारा पॉडकास्ट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत ही मजा आया है, थैंक यू मुझे आवाज एक्सप्रेस करने के लिए कलाकार की आवाज पर। आप कलाकार की आवाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक कोई लड़के कोई चीज़ संभाल रहे होते हैं ना तब तक वो बस संभलती है, वो बढ़ने के लिए एक वार्मथ लगती है, और जो एक लेडी से आती है। तो जहाँ दो लेडीज़ हैं वहाँ तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। तो ये थॉट आप दोनों लेडीज़ ने मिलकर लाया। हम एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो किसी और पे टीका टिप्पणी ना करते हुए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ रियल वुमेन एम्पावरमेंट, कि अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हुए भी आर्ट के प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा स्टेप लेना इज़ नेवर ईजी। सो बेस्ट विशेस टू यू। एंड जैसा मैंने कहा था कि आज हम आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करें, कल वो सेलिब्रिटी बनेंगे, वैसे ही आपका भी पॉडकास्ट इतना सक्सेसफुल होगा कि जो जो गेस्ट आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके यहाँ बिल्कुल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमने कुछ लिखा है जी। जैसे हमने एकदम तड़ाकेदार इंट्रोडक्शन दिया था वैसे ही हम क्लोजिंग भी करने वाले हैं। तो स्वप्निल जी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि टैलेंट को तो डायरेक्शन मिल जाएगा, प्रोफेशन और पैशन को भी
एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं होते हैं। वाह, क्या जी। बात है। अगर आप लिखते हो, गाते हो, बोलते हो या महसूस करते हो तो समझ लो आप भी कलाकार हो। बिल्कुल। बस अपनी वेरी ट्रू। आवाज़ को वक्त दो। इसी नोट पर मैं हूँ वर्षा। और मैं छवि। हम कलाकार की आवाज़ पे एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ, एक नए ऑब्जर्वेशन के साथ, जो एक और एक नए वर्ड मिला, चेहरे के साथ, नई साथ आवाज़ के साथ जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से इसी जगह पे कलाकार की आवाज़ में। तब तक हमें सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक तो यू सो मच। बस जैसे आप क्लोज करें, साथ में हम भी अपना प्रमोशन कर ले थोड़ा सा। जी जी। कि बिल्कुल। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सी फॉर क्रिएटिविटी, यही नाम है, सी फॉर क्रिएटिविटी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इनके साथ यूट्यूब चैनल पे भी मेरा पॉडकास्ट आएगा। मैं सारे आर्टिस्ट से एक उम्मीद रखता हूँ कि जितने आर्टिस्ट को आप सुन सकें, जितने आर्टिस्ट के बारे में आप पढ़ सके, छोटा बड़ा, फेमस नॉन फेमस, आप पढ़िए, सुनिए, देखिए। हर जगह से कुछ ना कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। क्या बात। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।